नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार सैनी और आप देख रहे हैं MKSM इलेक्ट्रिकल्स। इस चैनल के ऊपर हम इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई तमाम जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में एक डीप स्टडी करते हैं, जिनके अंदर जितना पॉसिबल होता है हम आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसके डिजाइनिंग पैरामीटर्स के बारे में, उसके रिलेटेड होने वाले फॉल्ट्स के बारे में, या फिर उससे के विभिन्न प्रकारों के बारे में और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज होता है उसके कनेक्शन के बारे में, और इससे रिलेटेड ऐसी तमाम सभी जानकारियाँ जो या फिर जो नॉलेज के रिलेटेड इक्विपमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इमर्शन रोड के ऊपर, यानी कि इमर्शन हीटर जो हम जनरली घर में सर्दियों के अंदर पानी गर्म करने के लिए यूज करते हैं, उसके बारे में देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या होता है और कैसे वो काम करता है, किस किस मटेरियल का बना हुआ होता है और इसको यूज करते समय क्या क्या प्रिकॉशन हमको रखनी चाहिए, या फिर कभी कभार इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो प्रॉब्लम किस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती हैं और उनका सॉल्यूशन कैसे होगा, या फिर उनकी टेस्टिंग कैसे करेंगे एज एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के नाते। तो ये वीडियो जो है वो ITI जो इलेक्ट्रिकल से करते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, या फिर डिप्लोमा जो करते हैं पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, उनके लिए, या फिर इंजीनियरिंग करने वालों सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और घर में जनरली यूज होता है। तो इसलिए हमको इसके बारे में जानना भी चाहिए कि एक्चुअल में है क्या एज ए इलेक्ट्रिकल से अगर आप स्टडी कर रहे हो तो ठीक है। अब इमर्शन हीटर के बारे में हम देखते हैं। तो हमारा इमर्शन हीटर जो रहता है वो इस तरीके का हमको दिखता है। जनरली आपको ये इस तरीके का जो बाजार में आप लेके आते हैं घर पे, वो इस तरीके का रहता है। तो यहाँ पे ये जो कोयल होती है इसको हम इमर्शन कोयल बोलेंगे। ये वाला जो एरिया है ये इसका इमर्शन कोयल एरिया है, ये इसकी रोड्स हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से बनी होती है यहाँ पे हम देखते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर देखिए, जहाँ जो बाहर से जो आपको दिखता है उसको हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब जो होती है वो मोस्टली आपको कॉपर की मिलेगी, एक ब्रॉन्ज के साथ SS का एक मिक्सअप आता है, उस धातु की आपको एक मिलेगी। तो ये आपको सीधे सीधे कॉपर की जैसी दिख सकती है या फिर ऐसे स्टील जैसी दिखेगी। तो ये इसका बाहरी आवरण होता है। ये यहाँ पे मैंने इस पार्ट को, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमारा जो है ना हीटिंग एलिमेंट रहता है। हीटिंग एलिमेंट हमारा रहता है किसका? नाइक्रोम का। नाइक्रोम खुद एक दो धातुओं की मिक्सर धातु है। वो किसकी है? निकल और क्रोमियम की। उनका रेशियो ये रहता है 80-20 का, यानी 80% निकल रहता है और 20% क्रोमियम का एक मिक्सर धातु बनाते हैं, जिसका रेजिस्टेंस जो है ना हीटिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। यानी कि आइडियल मटेरियल है, हीटिंग के लिए यूज किया जाता है मोटा मोटी, कि सभी हीटिंग एलिमेंट्स के अंदर आपको नाइक्रोम ही देखने को मिलेगा हीटिंग के लिए। और उसका ये जो बाहरी कैपिलरी ट्यूब है और उसको हमारी जो हीटिंग एलिमेंट है उसके बीच में एक फिलर भरा जाता है, वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ताकि हमारा जो हीट इस ट्यूब तक पहुंचे, बल्कि इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो इस तक ना पहुंचे। यानी कि हमारा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसकी ये प्रॉपर्टी रहती है कि वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होता है और थर्मली कंडक्शन का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा कोयल की प्रॉपर्टी होगी। अब इसको बेंडिंग करके इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अगर सीधा कर देंगे तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा लेंथ हमको क्या है कि फिर बकेट का हमारा जो बर्तन होगा उसका भी साइज हमको ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या है, इसको कॉम्पैक्ट साइज करने के लिए इसको क्या किया है, एक कोयल का फॉर्म दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा जो है ना एक होल्डर लगा देते हैं। होल्डर लगा के यहाँ पे हमारे क्या होता है, ये सप्लाई टर्मिनल जो है वहाँ पे हम सप्लाई दे देंगे। अब यहाँ पे क्या है कि ये हीटिंग कोयल के अंदर जो एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं वो एक रेजिस्टिव एलिमेंट है। तो रेजिस्टेंस के लिए हम एलिमेंट के लिए हम जो है AC और DC दोनों यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे फेज न्यूट्रल का भी सीक्वेंस ध्यान में नहीं रखना कि पॉजिटिव कौन सा रहेगा और नेगेटिव कौन सा रहेगा, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट जो AC और DC दोनों पे काम कर सकते हैं उनके लिए हमको उनके टर्मिनल्स का सीक्वेंस ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी जो चीज़ें हैं, अगर मान लो कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं जो केवल DC पे काम करते हैं तो उनके लिए हमको पता रहना चाहिए कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है। और AC के अगर सिंगल फेज का कोई इक्विपमेंट है तो वहाँ पे भी हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है कि फेज कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है। तो हम किसी में भी अगर फेज और न्यूट्रल हमारा सीक्वेंस चेंज भी हो जाता है तो उसका बिहेवियर एज ए सेम ही रहता है। अब बात करते हैं कि ये जो है मार्केट के अंदर जो है आपको किस रेटिंग में मिलेगा। तो इसको जो है ना दो चीज़ों में इसकी जो रेटिंग होती है वो दो टाइप की आपको मिलती है। एक वोल्टेज रेटिंग आती है कि आपका सिंगल फेज है तो
230 वोल्टेज के आसपास का मिलेगा, और उसके बाद में दूसरी रेटिंग आती है इसकी वाटेज की। ठीक है, तो वाटेज में आपको जो ये मिलेगा बाजार में 250 वाट से लेकर 3 किलोवाट तक का आपको मिल जाएगा। सिंगल फेज में भी मिल जाएगा, और ज़्यादा जो बड़े होते हैं 3 किलोवाट के या 2.5 किलोवाट के, वो आपको 3 फेज में मिलते हैं। तो क्या उनका क्या एफिशिएंसी बहुत अच्छी आती है। इस कहने का मतलब ये है कि आपको ये सिंगल फेज और 3 फेज दोनों की सप्लाई के लिए मिल जाता है। अब ये जो पानी गर्म करता है उसका जो टेम्परेचर होगा, उसका टेम्परेचर होगा 60 डिग्री से 65 डिग्री के आसपास। और इसको जो है ये पानी जो हमारा क्या करेगा, इसका जो हीटिंग एलिमेंट को जब हम सप्लाई देंगे तो इसका एलिमेंट जो गर्म होगा ना, तो उसके लिए हमारा जो पानी होगा इसका हीट सिंक का काम करेगा, यानी कि इससे बनने वाली हीट को लगातार वो लेता रहेगा, यानी कि इसको कूल करता रहेगा, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये हमारा जो हमको दिखता है, वो जो हमने कंस्ट्रक्शन अभी पढ़ा है मैथमेटिक्स, यही है जो हमने अभी देखा है। इसके अंदर यहाँ पे 2 पिन सॉकेट दिखाया है, यहाँ पे अगर हम 3 पिन सॉकेट रखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा आगे कि एक सर्किट बना के दिखाया है मैंने उसके अंदर कि ये जो स्ट्रिप रहती है जिससे हम बकेट में इसको होल्ड करते हैं, उस होल्डिंग पिन को ही हम अर्थिंग करते हैं। ठीक है, ये वही तीसरे वायर के थ्रू क्या होगा, ये हमारा इस वायर के थ्रू ही यहाँ पे आ जाएगा, और उसको हम अर्थ वायर से क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे, ताकि अगर पानी के अंदर किसी भी प्रकार का ट्यूब लीकेज होने से पानी के अंदर जो सॉकेट बनेगा, सर्किट बनेगा, वो क्या होगा, इसके थ्रू ग्राउंड हो जाएगा, और हमारी जो एमसीबी इससे जुड़ी रहती है वो सर्किट ट्रिप हो जाता है। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हम इमर्शन रोड जो यूज करते हैं वो मोटा मोटी क्या है कि एक बड़ा लोड लेता है, मतलब 4-5 एम्पियर तक का ये करंट आराम से लेता है। जो छोटा रहता है 1000 वाट का वो भी। तो ऐसे इक्विपमेंट्स को क्या है, लाइटिंग सर्किट से अलग रखना चाहिए, यानी कि पावर सर्किट में ही इसको देना चाहिए। तो पावर सर्किट के लिए एमसी वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये हमने एक दिखाया है हीटर, जो बड़ी बकेट के लिए या फिर बल्क में पानी अगर आपको गर्म करना है तो वहाँ पे 3 फेज का इमर्शन हीटर आपको यूज करना पड़ेगा। तो 3 फेज के ये इस तरीके का डिज़ाइन है, जैसे मान लो कि आपका बकेट जो बनाते हैं, बकेट डिजाइन करेंगे तो वो बकेट आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका बकेट होगा और उसके अंदर आपका ये रखा जाएगा और यहाँ पे आपका जो है वो पानी रहेगा। तो ठीक है, अब पानी क्या होता है कि पानी जब गर्म हो जाता है तो पानी ऊपर आने लगता है, गर्म पानी ऊपर कन्वेक्शन मोड में रहता है, यानी कि तो यहाँ से आपका पानी जो है ना कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो यहाँ से निकलने वाली हीट पानी को मिल जाएगी और गर्म पानी ऊपर आ जाएगा, ठंडा पानी नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे इसको जो है नॉर्मली इतना टॉप तक भरना है, ठीक है, ताकि इससे बनने वाली जो हीट जो है ना वो लगातार स्प्रेड होती रहे। या अगर आपका बकेट मान लो खाली है तो यहाँ पे जो आपकी कोयल गर्म होगी ना उसको क्या है, ये अपना हीट दूसरी जगह दे नहीं पाएगा और ये ओवर हीटेड हो जाएगा। ठीक है, तो सेम डिजाइन ये है, ये भी 3 फेज के लिए ही यूज होता है। और इसके कनेक्शन किस तरीके से करते हैं 3 फेज में और सिंगल फेज में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये और डिजाइन्स हैं जो आपको मार्केट में देखने को मिलती हैं, जो होटल्स वगैरह में जहाँ पे ज़्यादा बल्क में पानी गर्म करने की आवश्यकता होती है वहाँ पे इनको यूज किया जाता है। तो ये एक कोयल हीटर है, जो आपको कोयल हीटर खाना बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ऐसा वाला वहाँ पे यूज करते हैं। जो नॉर्मली आपने देखा होगा वो नाइक्रोम की एक कोयल रहती है जो ओपन में रहती है, ये उससे थोड़ा सा अलग रहता है। इसका कोयल जो होता है वो अंदर की साइड में होता है, जैसा इमर्शन रोड के अंदर होता है वैसा ही। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान लो कि आपका अगर कुछ खाना बना रहे हैं और कुछ लिक्विड गिर गया तो डायरेक्ट जो हीटिंग एलिमेंट के ऊपर नहीं जाता है। उसके क्या नुकसान होते हैं, अगर आपका हीटिंग एलिमेंट पे डायरेक्ट जाएगा तो क्या होगा, जिस जगह पे वो ठंडा चीज़ अगर गिरेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि ये सडनली क्वेंचिंग हो जाएगा। सडनली क्वेंचिंग होने से आपका क्या होता है कि आपकी कोयल जो है ना ब्रिटलनेस में चली जाती है, यानी कि भंगुरता आ जाती है उसमें। अगर फिर उसके अंदर थोड़ा सा भी ऐंठन हुआ ना तो वो टूट जाती है। तो यही शिकायत मोस्टली हम जो नॉर्मली हीटर यूज करते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। तो ये इस तरीके के अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस हैं जो हम पानी गर्म करने के लिए या फिर खाना बनाने के लिए ये इस टाइप की कोयल का यूज होता है। ये इस तरीके की, जैसे मान लो ये इसको हम 3 फेज बना सकते हैं। ये 3 सेम दिखाया गया है और यहाँ पे इनके कनेक्शन करके हम जो है इसको 3 फेज में यूज कर सकते हैं। और सिंगल फेज में यूज करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इनको पैरेलल में यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि सिंगल फेज का जो इमर्शन हीटर होता है, इमर्शन रोड होता है, उसके जो है कनेक्शन किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा इमर्शन रोड है, इसके 2 टर्मिनल निकले हुए आपको मिलेंगे। तो इन 2 टर्मिनल में आप फेज या न्यूट्रल कुछ भी दे दो। और तीसरी जो एक पट्टी होती है, जो कि हमको क्या किस लिए यूज होता है कि हम बकेट के अंदर उसको, हमारा इमर्शन रोड है उसको होल्ड करने के लिए। ये हमारा इमर्शन रोड इतना तक पानी में डूबा रहना चाहिए हमेशा, यानी कि इधर का जो हिस्सा है वो पूरा पानी में हमेशा रहना चाहिए, ताकि हमारा जो हीट जो है वो पानी को मिलती रहे। ये यानी ना कोयल ज़्यादा ओवर हीट हो जाएगी और उससे ज़्यादा क्या होगा कि इसकी ट्यूब जो है ना फट जाती है। तो ये स्ट्रिप को हम क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। ये हमने ग्रीन वाला वायर जो यूज़ किया है वो अर्थिंग के लिए है, ये हमने फेज वायर यूज़ किया है और ये हमको न्यूट्रल के लिए यूज़ किया है। अगर ये डीसी है तो इसको मान लो कि अगर हम डीसी भी करते हैं तो ये इसका पॉजिटिव हो जाएगा और ये इसका नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक तीसरा यहाँ पे जो दिखाया है वो है आपको 3 फेज हीटर। 3 फेज को मोस्टली जो यूज करते हैं वो स्टार कनेक्टेड यूज करते हैं, डेल्टा कनेक्टेड नहीं यूज करते हैं, उसके कुछ बैक पॉइंट्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये एक कोयल ये आपके पास है और एक कोयल ये आपके पास है और एक कोयल ये आपके पास है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास 3 कोयल है, 3 कोयलों के एक एक टर्मिनल है, ठीक है। एक एक टर्मिनल से ये तीनों कोयल के एक एक टर्मिनल को लेकर आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, स्टार कनेक्शन बना दिया है। यानी ये स्टार पॉइंट होगा, ये हमने इसको क्या दे दिया, न्यूट्रल को दे दिया, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल हो गया। अब इनमें आप एक में आर फेज दे दीजिए, एक में वाई फेज दे दीजिए और एक में बी फेज दे दीजिए। ऐसे करके आप डायरेक्ट सप्लाई दे दीजिए, 3 फेज का सप्लाई और विथ न्यूट्रल। ऐसा करने से आपका जो है हीटर के कनेक्शन हो जाएंगे। नॉर्मली यहाँ पे आपको नॉर्मली करके दिखाया गया है डेल्टा में, ठीक है। तो ये डेल्टा का कनेक्शन है। और यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये एक स्ट्रिप डाल के न्यूट्रल बना देते हैं, यहाँ से हम आपको न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे, ठीक है। और यहाँ से आपको लाइन सप्लाई देना है 3 फेज का RYB का, ठीक है। तो ये स्टार कनेक्शन है। इसके बाद में देखिए, ये जो एक हीटर होता है, जो खाना बनाने वाला हीटर होता है, उसके अंदर क्या होता है, 2 कोयल आती हैं। 2 कोयल में एक कोयल अंदर की साइड में होती है और एक कोयल आपकी, ये जो कोयल है ये कोयल आपको अंदर की साइड मिलेगी, ये कोयल, ठीक है। ये जो कोयल है आपकी अंदर की साइड में है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे खत्म हो गया। और इसी तरीके से आपको जो है एक बाहर की साइड में कोयल लगी हुई है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक स्विच होता है जिसको सेलेक्टर स्विच बोलते हैं। ये सेलेक्टर स्विच हम इसमें यूज करते हैं ताकि हम ये सेलेक्ट कर सकें। अगर मान लो आपको कम हीट चाहिए, मतलब आप एक अंदर की कोयल आपको जला के रख लीजिए। अंदर को कोयल को चला के रखेंगे तो इससे क्या होगा कि केवल आपका अंदर का कोयल चलेगा। न्यूट्रल आपको कॉमनली चाहिए, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जो बाहर की कोयल है, ठीक है, जो बाहर की कोयल है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा जब आप इसको 1 नंबर पे रखेंगे, यानी कि एक ही कोयल चलेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन इसमें यह बनता है कि आप 1 नंबर और 2 नंबर दोनों को चला सकते हैं उस टाइम पे जब आपको ज़्यादा हीट की आवश्यकता हो, ठीक है। तो इसके कनेक्शन हमने आपको दिखाए हैं यहाँ पे कि दोनों कोयल का न्यूट्रल आप जो है ना, दोनों कोयल का एक एक टर्मिनल लेके उसको आप न्यूट्रल दे दीजिए और एक एक को इस सिलेक्टर स्विच में इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि 1 नंबर पे जाने पे ये क्या है, केवल कोयल नंबर 1 जलेगी। 2 नंबर पे जाने से 1 और 2 दोनों जलेंगी, यानी दोनों कोयल चलेंगी। तो यहाँ पे ये आपको समझाया गया है कि 1 नंबर स्टेप में जो है इनर कोयल जलेगी और 2 नंबर स्टेप में आउटर और इनर दोनों कोयल जलेंगी। और 0 पोजीशन पे क्या होगा, आपके लिए ऑन ऑफ के स्विच का जो प्रोविजन रहता है वो भी इस सिलेक्टर स्विच में रहता है। तो 0 पोजीशन पे होने से आपकी दोनों कोयल में से एक भी कोयल नहीं जलेगी। तो ऐसा आप कनेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको इसके डिजाइनिंग पैरामीटर बताता हूँ कि आपको जब ये खरीद के लाते हैं कोयल सिर्फ आती है, या फिर आप अगर मान लो आपको केबल जल जाए तो उसके लिए आपको नई केबल अगर लगानी है, या फिर आपका इमर्शन जो रोड है उसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो वो कैसे पता करेंगे। इसके लिए आपको चाहिए एक मल्टीमीटर को आप यहाँ पे रेजिस्टेंस मोड में, ये जो रेजिस्टेंस वाला एरिया है वहाँ पे आप इसका सिलेक्टर स्विच को रेजिस्टेंस मोड में डाल दीजिए और उसके टर्मिनल्स को आप जो है इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद में
आप यहाँ पे रीडिंग देखेंगे। रीडिंग अगर आपका मान लो कि कैसे पता चलेगा कितना वाट का है, तो ये यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अब आपके पास मान लो आप खरीद के लाए थे बहुत पहले, और इसका जो जिस बॉक्स में ये आया था उसके ऊपर तो इसकी रेटिंग प्लेट रहती है। अब वो बॉक्स आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि रजिस्टर लगा के आप रेजिस्टेंस मोड में इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। अगर रेजिस्टेंस आपका 50 से 55 के ओम के आसपास आ रहा है तो ये क्या होगा, सिंगल फेज का होगा। सिंगल फेज 1000 वाट का है, और इसके अंदर जो फ्लो होगी करंट वो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे P बराबर है, अब एक्चुअली क्या होता है कि P बराबर आपका होता है VI, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, करंट आपको पता नहीं है, वोल्टेज है और रेजिस्टेंस आपने मल्टीमीटर से मेजर कर लिया। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका पावर कैसे निकालेंगे, V²/R से निकाल लेंगे, क्योंकि V आपका सिंगल फेज में हम नॉमिनली मानते हैं कि 230 वोल्टेज होता है। तो आइडली आपको पता चल जाएगा कि 1000 वाट के आसपास का ये है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए इसको फिक्स 1000 वाट रखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये फिक्स 1000 ही हो या फिर फिक्स इतना ही करंट लेगा, इससे थोड़ा सा कम ज़्यादा करंट ले सकता है। तो इस तरीके से आप इसका पावर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका रेजिस्टेंस इस रेंज में आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा। अगर पावर आपके पास आ गया, पावर अगर आपने कैलकुलेट कर लिया, तो फिर वोल्टेज आपने जो मान उसी से आप इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट ज्ञात कर लेंगे। करंट ज्ञात करने के बाद में आप जो है इसके अंदर कौन सी केबल अब यूज करनी है, तो वो आप इससे एक चार्ट रहता है, केबल सिलेक्शन चार्ट, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि लगभग 10 एम्पियर तक के लिए एक कॉपर की 1 mm² की केबल आप जो है वो यूज कर सकते हैं और बहुत सेफ रहती है। ऐसे ही अगर मान लो सिमिलर कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे करके दिखाया कि अगर 1500 वाट का आपका सिंगल फेज का इमर्शन हीटर है तो उसके अंदर फ्लो होने वाली करंट लगभग 6.5 एम्पियर के आसपास होगी, और उसका जो रेजिस्टेंस आएगा, अगर एलिमेंट का रेजिस्टेंस आप चेक करेंगे तो वो 30 ओम से 40 ओम के आसपास मिलेगा। उसके लिए भी अगर 6.5 एम्पियर भी है तो करंट के लिए आप 1 mm² का कॉपर वायर, वो भी PVC इंसुलेशन का वायर आप यूज कर सकते हैं, उससे आपकी केबल जो है नहीं जलेगी। अगर आपका हीटर जो है वो 3 फेज का है, 3 फेज के लिए हम लाइन वोल्टेज लेते हैं 415 वोल्टेज नॉर्मली मानते हैं। अगर आपका स्टार कनेक्टेड है तो आपका जो इसमें करंट फ्लो होगा, कौन सा, लाइन करंट। लाइन करंट आपके लगभग 4.25 एम्पियर के आसपास का फ्लो होगा, और लाइन करंट से आप इसका फेज वोल्टेज निकाल सकते हैं। और स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज करंट, लाइन करंट और फेज करंट दोनों सेम रहती है। इसका फेज करंट वोल्टेज निकालेंगे VP, तो कैसे आएगा, VL/√3। तो VP आपके पास आ जाएगा। और रेजिस्टेंस आपको निकालना है तो एक फेज में के ऊपर अप्लाइड वोल्टेज और उसमें फ्लो होने वाली करंट को अगर आप रेशियो निकालेंगे तो उसका रेजिस्टेंस आएगा। तो मोटा मोटी ये कैलकुलेट करके निकाला गया है। आइडियली इस रेटिंग के लिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाला, लेकिन ये आपको इसी रेटिंग के रेंज में भी आपको 50 से 60 ओम का रेजिस्टेंस जो है पर फेज, यानी कि एक एक फेज का आपको इतना रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। अब पर फेज के लिए यहाँ पे फ्रेंड फिर आपके पास लगभग 404 एम्पियर की है, तो वहाँ पे आप पर फेज के लिए 1 mm² का PVC केबल आप जो है PVC इंसुलेशन वाला कॉपर केबल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और देख लो कि यहाँ पे लिखा है कि रेजिस्टेंस वी कैन मेजर बाय यूजिंग द मल्टीमीटर इन रेजिस्टेंस मोड, वैल्यू शुड बी नियरली टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेटिंग। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यू है वो एकदम फिक्स नहीं आएगी, जितना हमने कैलकुलेट किया उतना नहीं आएगा, लेकिन उसके आसपास की कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर जो फॉल्ट आ गया, मान लो आपका इमर्शन हीटर चल नहीं रहा, तो चल नहीं रहा है तो कई कारण हो सकते हैं। या तो इसके अंदर की कोयल जो है वो कहीं ओपन सर्किट हो गया है, या फिर आपके कहीं लूज कनेक्शन हो गया। जैसे मान लो आपके अंदर में जहाँ पे केबल खुला हुआ था, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है हीट होके ये लूज कनेक्शन की वजह से जल के अलग हो जाता है। तो आप इसका जो है ना बॉक्स रहता है, यहाँ पे एक बॉक्स रहता है, उस बॉक्स को खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे से कुछ गर्म वरम तो नहीं है, इसका कुछ लूज कनेक्शन तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि लूज कनेक्शन वगैरह नहीं है तो आप इसकी और टेस्टिंग कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर या फिर कंटिन्यूटी टेस्टर लेके आप इसके दोनों टर्मिनल्स की कंटिन्यूटी देखिए कि अगर मान लो कहीं ओपन हुआ है, मतलब अगर आपकी कॉइल की कंटिन्यूटी जो है ना पूरी कॉइल में घूम के आनी चाहिए, लेकिन वो कहीं से ना कहीं से गर्म होके ब्रेक हो जाएगा अंदर, तो आपको क्या होगा, ये ओपन सर्किट दिखाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूटी की सहायता से आप इसका वो चेक कर सकते हैं कि अगर दोनों टर्मिनल लगाने पर यहाँ पे एक LED रहती है, वो LED अगर आपकी ग्लो करती है, ठीक है, तो आपका ये क्या है, सर्किट कंटिन्यूस है, इसका अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
उसके बाद में आप एक चीज़ और चेक कर लीजिए, इसी के साथ इसका बॉडी के साथ देखिए कि आपके साथ मल्टीमीटर से कि इसका अगर मान लो 2-3 मेगा ओम में आपका रेजिस्टेंस मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये सेफ है। और अगर इतना कम मिल रहा है, मान लो 50 ओम, 60 ओम या फिर 20 ओम या शॉर्ट सर्किट जैसा लग रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो हमने हीटिंग एलिमेंट लगाया ना वो इसकी कैपिलरी ट्यूब से टच हो गया है। अंदर से जो आपको बताया है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो इसके अंदर फिलर भरा रहता है वो कहीं पिघल जाता है और वो बॉडी से टच हो जाता है। तो बॉडी से टच होने की वजह से इसके अंदर क्या होता है कि ये दिखता है, ये शॉर्ट हो जाता है। तो ये शॉर्ट आप चेक कर सकते हैं, तो ओपन सर्किट चेक कर सकते हैं और शॉर्ट सर्किट आप इसका चेक कर सकते हैं हीटर से। और बॉडी अर्थिंग भी आप इसकी मल्टीमीटर की सहायता से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी मोड में डाल के ही तीनों चीज टेस्ट हो जाती हैं। अगर आपको लगता है इनमें से कुछ फॉल्ट है तो फिर आपका इसका मेंटेनेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट नॉर्मली नहीं होता है, शॉर्ट सर्किट की कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं होती है। इसमें सिर्फ ओपन सर्किट होता है। ओपन सर्किट अगर आपकी ट्यूब के अंदर में कहीं हुआ है तो आप अब इसको मेंटेनेंस नहीं कर सकते, आपके पास कोई चारा नहीं है इसको फेंकने के अलावा। अगर इसका कोई लूज कनेक्शन है तो आप इसको वापस से टाइट करके, वापस टाइट नहीं करें, इसके नए कनेक्शन बनाएं और नया कनेक्शन डाल के आप दोबारा से एकदम से टाइट कनेक्शन रखिए, क्योंकि इसके अंदर से जो करंट फ्लो होती है ना वो बहुत हाई करंट होती है। तो उससे क्या होता है कि अगर लूज कनेक्शन रहा तो वहाँ हॉटस्पॉट बनता है। हॉटस्पॉट बनने से वहाँ का टर्मिनल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और वहाँ पे जो है वो आपका वायर जो होता है वो जलने लगता है। तो इस तरीके से आप जो है अगर आपको बॉडी अर्थिंग रखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा सेफ रहेगा इसकी। क्योंकि अगर मान लो गलती से भी आपने गलती से बटन जो दबाया है मान लो ऑफ भी कर दिया है, तो भी अगर आपका अर्थिंग रहेगा तो उससे क्या होगा कि अगर गलती से ये हो जाता है कभी कभी कि न्यूट्रल, आपने स्विच जो होता है घर में न्यूट्रल में लगा रहता है, तो स्विच ऑन ऑफ कर देने से आपका फेज अगर शॉर्ट सर्किट है तो पानी के थ्रू वो क्या होता है कि नीचे ज़मीन में न्यूट्रल उसको अर्थिंग मिलता रहता है बॉडी को। तो ऐसे में उसके अंदर एक से शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे में आपको इसका बॉडी का अर्थिंग रखना चाहिए जो कि एक लो रेजिस्टेंस पाथ में होता है। क्योंकि अगर आपका बॉडी अगर वगैरह कुछ भी छुएगा तो आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस, अगर आपका गीला भी है ना, तो आपको 400-500 ओम के आसपास आपका बॉडी का रेजिस्टेंस जो है वो मिलेगा। 400 ओम तक आपको बॉडी का रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट सर्किट में अगर मान लो कहीं पे इसको अर्थिंग करके रखा हुआ तो उसका रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 2-3 ओम, 4 ओम, 5 ओम मान लो। ठीक है, अगर अच्छी कंडीशन भी नहीं है तो 10 ओम से ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस मिल जाएगा। 10 ओम के आसपास से कम का ही मिलेगा आपको अगर आपने अर्थिंग कर रखा। तो ये इस बात से इसका करंट जो है फ्लो हो जाएगा और आपकी बॉडी में इसका करंट जो है नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि इसके अंदर जनरली फॉल्ट किस टाइप के आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपका हीटर गर्म नहीं हो रहा। ठीक है, ये हीट ही नहीं दे रहा, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि आपका फ्यूज उड़ गया हो, यानी कि आपके एलिमेंट को सप्लाई ही नहीं मिल रही हो, डिस्कनेक्शन मोड में चला गया हो, डिसलोकेट हो गया हो। या फिर ये हो सकता है कि उसको सप्लाई ही सॉकेट से ही नहीं मिल रहा हो, तो ऐसे केस में भी आपका इमर्शन हीटर जो है वो गर्म नहीं होगा। और आपका क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इमर्शन रोड जो है ना, हीट तो होता नहीं है, ऊपर से शॉक कर देता है। यानी कि इस समय आपका सर्किट जो है वो बॉडी से टच हो गया है, एलिमेंट जो है वो बॉडी से टच हो गया है। और ऐसे करने से आपका जो ओपन सर्किट होकर बॉडी से टच हुआ है ना, तो ऐसे में क्या होगा, वो सर्किट तो बनेगा नहीं उसका और वो गर्म नहीं होगा। उसके साथ साथ वो बॉडी से टच है, यानी कि कैपिलरी ट्यूब से टच है, इसलिए वो आपको झटके भी देगा। तो लीकेज हो जाता है, अंदर की जो मैग्नीशियम ऑक्साइड रहता है वो कभी कभी पिघल जाता है और उसकी वजह से लीक हो जाता है और वो इसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो बॉडी से टच कर जाता है। और कभी कभी ये होता है कि आपका न्यूट्रल जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रल डिस्कनेक्ट होने से या फिर अर्थ होने से ऐसे केस में जो है वो आपको झटका दे सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि इमर्शन हीटर के अंदर जो है नॉर्मली प्रॉब्लम ये आती है कि इसके अंदर का जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो बार बार आपका जल जाता है। तो बार बार जलने का रीज़न ये होता है कि जैसे मान लो कि अगर अंदर जो फिलर भरा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, वो अगर कहीं पिघल जाएगा तो वहाँ के एक स्पेस बन जाएगा, वहाँ स्पेस बनेगा और वहाँ पे अगर आपका हीटिंग
कन्वेक्शन जो है सिंक अगर बराबर प्रॉपर नहीं होगा ना, तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो एरिया बहुत ज़्यादा गर्म होगा। वो एरिया बहुत ज़्यादा गर्म होने से वहाँ का एलिमेंट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और सडनली उसके ऊपर पानी वानी गिरने से वहाँ पे क्विंचिंग होके ब्रिटलनेस आ जाती है एलिमेंट पे और वो जल्दी जल्दी टूटने लगता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जल जाता है। इसके कई कारण होते हैं। एक तो होता है एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट, यानी कि मतलब आवश्यकता से उसके अंदर ज़्यादा करंट फ्लो हो जाए, या फिर आपका जो है ना उसके अंदर जो हमने बताया है कि जो माइका या फिर आपका जो टर्मिनल्स के ऊपर जो माइका रहती है वो आपकी पिघल जाए, या फिर मेटेलिक बॉडी से आपका डायरेक्ट टच हो जाए। तो ऐसे केस में जो है वो आपका इमर्शन हीटर गर्म नहीं होगा और ऊपर से बार बार वो उसका एलिमेंट जो है वो जलने लगेगा। तो अगर इसको हम जब यूज करते हैं तो हमको बहुत सारी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए ताकि इसकी जो है लाइफ लॉन्ग हम इसको यूज कर सकें। तो इसका फर्स्ट प्रिकॉशन तो ये है कि आप इसको बिना पानी के सप्लाई ऑन नहीं करेंगे, यानी पहले पानी भरिए, फिर इमर्शन हीटर लगाइए, अच्छी तरीके से सेट कर दीजिए, उसके बाद में उसका पावर सप्लाई ऑन करिए। और दूसरी प्रिकॉशन ये है कि अगर आपको कभी भी इमर्शन हीटर, जब आपका इमर्शन रोड ऑन कंडीशन में है, सप्लाई उसका ऑन है, तो उसकी बॉडी को या फिर पानी को कहीं पे भी टच नहीं करना है। आपका जो है जब पानी गर्म करते हैं तो जिस बकेट में करते हैं वो बकेट अगर पॉसिबल हो तो वो प्लास्टिक का होना चाहिए, अच्छी किस्म की पीवीसी प्लास्टिक का होना चाहिए, वो मेटेलिक नहीं होना चाहिए। मेटेलिक होने से ज़्यादा चांस है कि आपको झटका लग सकता है बीच बीच में कभी। और कभी भी अगर आप जैसे मान लो आपका पानी गर्म हो गया है तो उस केस में आप सबसे पहले पावर सप्लाई ऑफ करेंगे, उसके बाद इमर्शन रोड हीटर को बाद में निकालेंगे। सबसे पहले इसका पावर सप्लाई ऑफ करके सॉकेट से बाहर निकालेंगे, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत से घरों में क्या होता है कि फेज और न्यूट्रल का पता नहीं होता, यानी कि वहाँ पे जो स्विच होता है वो फेज में नहीं होता, कभी कभी न्यूट्रल में लगा रहता है। तो अगर आपने बटन बंद भी कर दिया ना तो वो उसके इमर्शन रोड में रिवर्स सप्लाई तक, न्यूट्रल की जो स्विच है ना वहाँ तक इसके अंदर सप्लाई वोल्टेज रहता है। तो ऐसे केस में अगर गलती से इसके अंदर कुछ भी ओपन सर्किट जैसा रहा या मतलब शॉर्ट सर्किट जैसा कुछ रहा तो वो आपकी बॉडी को छू सकता है। ठीक है, तो क्या करना है कि आप जब भी इमर्शन रोड हटाएं तो बटन बंद करके उसका प्लग सॉकेट से बाहर निकाल के उसके बाद में ही इमर्शन रोड को आप बाहर निकालें। इसके अंदर आपको एक और प्रिकॉशन रखनी है कि कभी भी अगर आपका इमर्शन रोड जो है वो पानी को गर्म करने के लिए बना गया है तो उससे पानी ही गर्म करना है, दूसरी चीज़ें जो है आप गर्म ना करें। एक्चुअली क्या होता है जब भी इमर्शन रोड हीटर को डिज़ाइन किया जाता है तो वहाँ से क्या होता है कि लिक्विड का जो भी आप लिक्विड यूज करेंगे उसका हीट ट्रांसफर रेट देखा जाता है, यानी उसकी कैपिलरी ट्यूब को डिज़ाइन करने के लिए कितना टेम्परेचर तक वो गर्म हो सकती है। उसका हीट सिंक अगर जब पानी के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि हमको पता है कि भाई ये पानी के लिए कितनी डिग्री तक इसको कूल कराएगा, तो उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। अगर दूसरा आप कुछ भी लिक्विड यूज करते हैं तो उसका हीट ट्रांसफर रेट उतना ज़्यादा नहीं होता जितना पानी का होता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी कोयल जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है और फिर वो ज़्यादा गर्म होके जल जाती है। तो ऐसे में आपको जो जिस लिक्विड को गर्म करने के लिए आपका इमर्शन हीटर है उससे वही चीज़ गर्म करें, उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ गर्म करेंगे तो फिर आपको वो उतना इफिशिएंसी नहीं देगी। अब जनरली इसके अंदर पूछा जाता है कि इसके अंदर टंगस्टन का जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं भूल गया था, इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन मुझे मिले नहीं है। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि इससे रिलेटेड आपके मन में जो कुछ भी सवाल हैं वो आप अगर बताएंगे तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो मोस्टली लोग पूछते हैं कि टंगस्टन जो बल्ब के अंदर यूज करते हैं, इनकैंडेसेंट बल्ब के अंदर यूज करते हैं, हीटिंग एलिमेंट होता है टंगस्टन का भी, वो एलिमेंट यहाँ पे यूज क्यों नहीं करते? तो उसका रीज़न ये है कि टंगस्टन की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हाई टेम्परेचर पर इन्वायरमेंट की जो गैसेज हैं उनके साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी ऑक्सीडाइज होने से उसके एलिमेंट की सरफेस जो होती है वो खराब हो जाती है और जल्दी से क्विंच होके वो ब्रेक हो जाती है, बर्न हो जाती है। बट की नाइक्रोम की ये प्रॉपर्टी ये है कि ये हाई टेम्परेचर के ऊपर भी आपका ऑक्सीडाइज नहीं होगा,
यानी कि आप एयर कंडीशन के अंदर, एयरली कंडीशन के अंदर, ओपन एनवायरनमेंट के अंदर भी आप नाइक्रोम के जो एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट है, उनको यूज कर सकते हैं। जबकि टंगस्टन का जो एलिमेंट यूज होता है वो एक क्लोज ब्लफ, जिसके अंदर 3-4 प्रकार की गैसेज, नियोन, आर्गन वगैरह, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या N2, ऐसी गैसें उसके अंदर भरी रहती हैं जो आपका इनकैंडेसेंट ब्लफ होता है उसके अंदर। तो ये उनके अंदर यूज किया जाता है ताकि उसको ऑक्सीडाइज से बचाया जा सके। दूसरा ये क्वेश्चन यूज होता है कि हीटिंग एलिमेंट जो नाइक्रोम यूज करते हैं वो ही क्यों यूज करते हैं। तो ये एक तो नॉन मैग्नेटिक है, यानी इनकी कोयल बनाने से भी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिकली भी बहुत कम बनती है। और ये दो धातुओं का, निकल और क्रोमियम का मिक्सचर धातु है, ठीक है। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो भी आपको एक पतले वायर में ठीक ठाक हीटिंग रेजिस्टेंस, हीटिंग के लिए जितना एलिमेंट का एक रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है ना वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मेटल के जो वायर जो आप यूज कर रहे हैं उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर और उसकी लेंथ के ऊपर। तो आपको लेंथ अच्छी खासी मिल जाती है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि जहाँ पे भी हम रेजिस्टेंस ये यूज करते हैं वो रिंग बना के या फिर ऐसे रिंग जैसे बना के बाद में यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि क्या है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बहुत ज़्यादा मोटा लेंगे ना तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो उससे फ्लो होने वाली करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और अगर करंट बहुत ज़्यादा हो गई तो फिर वो लोड बहुत ज़्यादा लेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोड लेगा और जल्दी से गर्म हो जाएगा, यानी कि उसका हीट जो है वो कंट्रोल्ड वे में नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, इसका क्रॉस सेक्शन बहुत कम करना है। क्रॉस सेक्शन अगर कम कर देंगे तो उससे क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब क्रॉस सेक्शन अगर आपको कम करना है तो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस पाने के लिए आपको क्या करना है, लेंथ को बढ़ाना है, क्योंकि लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। यानी कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है एलिमेंट का वो 1 क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और लेंथ जो होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी लेंथ ज़्यादा होने से हम लेंथ इसकी बढ़ा दे रहे हैं वायर की, तो इससे क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शन उसका हम जो है कम कर दे रहे हैं, ऐसे करने से भी हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस पाने के लिए हम ये जो है जुगाड़ इसमें करते हैं, जुगाड़ नहीं है एक्चुअली, ये टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या होगा कि अगर हमने इमर्शन रॉड हीटर को बिना पानी में रखे ही चालू करके छोड़ दिया, चालू करके छोड़ देंगे तो क्या होगा, आपका हीटिंग एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा गर्म होकर वो अपने बर्निंग पॉइंट तक चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे ब्रस्ट होने की कंडीशन में आ जाएगा और आपकी कोयल जो होगी वो जल जाएगी, ठीक है।